हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट को फिर से कंटिन्यू करेंगे और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आज हम विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खास करके सावरकर का जो हिंदुत्व का विचार है, ठीक है, जो हिंदुत्व का आइडियाज़ है, ये आइडिया जो है नेट के पेपर में बार बार पूछा गया है। और विनायक दामोदर सावरकर के हम इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को देखेंगे, कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ के साथ इनके हिंदुत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो नेट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इन सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे, देन हम सेकेंड पार्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनके जातिवाद के ऊपर, इनके स्वतंत्रता के ऊपर, फिर साथ के साथ इनके माइट इज राइट के ऊपर, शक्ति के बात, इन्होंने शक्ति के ऊपर क्या बात की है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देन उसके बाद हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस की हिंदुत्व या विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, या तो जो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं या पीजीटी एग्जाम में, उसके साथ साथ दोनों के एग्जाम में पूछे जाने के साथ साथ कुछ हम न्यू क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, जो यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलते हैं, विनायक दामोदर सावरकर को फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अगर एक बार आप लोग पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल का नाम, अगर आपको पीडीएफ चैनल से आप जुड़ पाते हैं तो डायरेक्ट पीडीएफ पर भी क्लिक करके आप वीडियो को या यूट्यूब चैनल को आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप द पॉलिटिकल फिलोसफर नेट जेआरएफ जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, देन आपको ये चैनल का नाम जरूर शो होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप अगर @ लगा करके करेंगे द पॉलिटिकल फिलोसफर नेट जेआरएफ, तो आपको तुरंत इस चैनल का लोगो या इस चैनल का नेम जो है सामने शो करेगा। अब देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर का जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय के बारे में। सबसे पहले बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है इनका जन्म, और नासिक जिले के भगूर गांव में, ठीक है। ये चित्पावन ब्राह्मण वंश में 28 मई 1883 को इनका जन्म होता है। कभी कभी किसी भी एग्जाम में डेट भी इनकी पूछी जा सकती है, तो 28 मई 1883 को इनका जन्म महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में अगर बात करें तो, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन आगे चल के ये हिंदुत्व के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की ये आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण हो गए तो केवल ब्राह्मणत्व की ही बात करेंगे, ये ब्राह्मण की भी आलोचना करते हैं और साथ में जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उनकी भी आलोचना करेंगे। सावरकर के मन एवं व्यक्तित्व पर 1892 में इनकी माँ की डेथ हो जाती है। फिर 1893 से लेकर 1895 के बीच में हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं, इसका भी प्रभाव। और 1897 में भी जब आपने पढ़ा था पंडिता रमाबाई, तो पूना में जो प्लेग आ गया था, ठीक है, सॉरी तिलक जब आपने पढ़ा था, फिर उसके बाद 12 जून 1897 को शिवाजी का अभिषेक उत्सव होता है। फिर रैंड की हत्या होती है। इन सब के आरोप में तिलक को मिली सजा तथा मैजिनी एवं शिवाजी की जीवनी ने इनके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो कह सकते हैं कि सावरकर के जीवन पर किसी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं, बल्कि इनकी माता की मृत्यु का भी प्रभाव है। साथ के साथ जो 1893 से लेकर 1895 में जो हिंदू मुसलमान के दंगे हुए, उस दंगों का भी प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा। फिर पूना में जो प्लेग आया 1897 में, इस प्लेग का भी इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। फिर इसके साथ शिवाजी का अभिषेक उत्सव होता है, रैंड्स की हत्या, तिलक को जो सजा मिलती है, ये सारी चीज़ें जो मिल करके, और ख़ास करके मैजनी का जो राष्ट्रवाद है, शिवाजी का जो जीवनी है, ये सारी चीज़ें मिल करके तिलक के जीवन को, तिलक के राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो बेसिक चीज़ें आपको इतनी समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कोई भी कोर्स नहीं खरीदना, चाहे कोई भी कोचिंग वाले कितना भी आपको लालच दे रहे हो कि हमारे यहाँ फ्री में है, हमारे यहाँ 80% ऑफ चल रहा है, 90% ऑफ चल रहा है ना, नवरात्रि ऑफर है, दशहरा ऑफर है, फलाना फलाना करके भी आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो आपको यही सारी चीज़ें एग्जाम में पढ़ाई जाती हैं। सारी कोचिंग वाले
सब एक ही 2-4 बुक से ही सारी कंटेंट बनाए जाते हैं, तो आप लोग मूर्ख ना बने। कृपया जो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं उसका उचित लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे कि उन तक भी पहुंच सके ये कंटेंट, ठीक है। चलिए, विनायक दामोदर सावरकर वॉज बोर्न ऑन 28 मई 1883 इज अ चितपावन ब्राह्मण फैमिली इन अ भागुर विलेज, ठीक है, भागुर विलेज में ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक भागुर विलेज है, वहां पर इनका चितपावन ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है 1883 में, 1883 में। सावरकर्स माइंड एंड पर्सनालिटी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर डेथ्स इन 1892। अब सावरकर की पर्सनालिटी और इनके माइंड पर जो इन्फ्लुएंस पड़ता है वो इनकी मदर की जब डेथ होती है उससे ये प्रभावित होते हैं। एंड देन द हिंदू एंड मुस्लिम के जो राइट्स होते हैं 1893 एंड 1895 में, इसका भी इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। देन पूना का जो प्लेग आता है 1897 में, इसका भी इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता है। शिवाजी का जो कॉर्नेशन होता है उसका भी इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एंड तिलक को जो पनिशमेंट मिलती है, रेंट्स का जो मर्डर होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके साथ साथ जो मैजिनी की जो बायोग्राफी है ये भी जो है सावरकर के जीवन पर इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से डालती है, इनको नेशनलिज्म की तरफ प्रमोट करती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको जनरल में याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं कुछ और भी चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सावरकर ने एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत कब बना था? 1904 में बना था। खास करके ये उन बच्चों के लिए है जो बीपीएससी TRE 4 में इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है। अभिनव भारत का निर्माण जो है, एक तो ये दो चीज़ आपका काम करेगा, एक जो बीपीएससी में जो 40 क्वेश्चन जनरल पेपर के आते हैं, जीएस जिसे मैथ वगैरह आता है, तो जनरल क्वेश्चन में भी आपका ये अभिनव भारत काम कर जाएगा, ठीक है। प्लस पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आप देंगे उसमें भी ये आपको काम करेगा, ठीक है। तो सावरकर ने एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत का निर्माण 1904 में किया था, ठीक है। 1904 में इस संस्था का गठन किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो अभिनव भारत का उद्देश्य था कि जो यंग एज के लड़के हैं, जो नवयुवक हैं, इनको सशस्त्र क्रांति करने के लिए प्रेरित करना है, इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नवयुवकों को, नौजवानों को सशस्त्र क्रांति कैसे करनी है, इसके लिए अभिनव भारत संस्था बनाई गई थी। सावरकर ने आगे चल के सावरकर ने लंदन पहुंचकर फ्री इंडिया सोसाइटी, ये भी कभी कभी एग्जाम पूछ सकता है कि फ्री इंडिया सोसाइटी किसने बनाई, तो आपको बताना है सावरकर ने बनाई। तो कहाँ बनाई ये भी जानना जरूरी है। तो लंदन में इन्होंने इस संस्था या इस सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें और भी लोग शामिल थे, जिसमें भाई परमानंद भी थे, मदन लाल ढींगरा भी थे, हरनाम सिंह भी थे, कोर गांवकर भी थे और लाला हरदयाल जैसे लोग इसके सदस्य बाद में बन जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी, ठीक है। सावरकर फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अभिनव भारत, जो 1904 में बनाया गया, इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्रेट असेंबली हुज एम वाज अ इंस्पायर द यूथ टू कैरी आउट आर्म्स रेवोल्यूशंस, ठीक है। अभिनव भारत का मेन मोटिव क्या था? अभिनव भारत का एम क्या था? कि यंग को, यूथ्स को इंस्पायर करना कि आर्म्ड रेवोल्यूशन कर सके, सशस्त्र क्रांति कर सके, ठीक है। सावरकर रीच्ड लंदन एंड फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी, ठीक है। सावरकर लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, फाउंडेड करते हैं, इन विच पीपल लाइक भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा एंड हरनाम सिंह, कोरगालंकर एंड लाला हरदयाल बिकेम द मेंबर। बाद में ये सारे मेंबर्स जो है फ्री इंडिया सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। तो फ्री इंडिया सोसाइटी कहाँ बनाई गई थी? तो लंदन में बनाई गई थी सावरकर के नेतृत्व में, ठीक है। इतना चीज आपको एक 1 to 1 याद रखने हैं। फिर आगे देखिए, कुछ इनके जीवन से संबंधित चीजें हैं। 1911 में, ध्यान रखना इस बात को, 1911 में नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1909 में हुआ था, ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस हुआ था 1909 में, और इनको नासिक षड्यंत्र केस के संदर्भ में 1911 में वीर सावरकर को अभियुक्त बनाकर 50 वर्ष का जो है इनको कारावास दे दिया गया, 50 वर्ष की इनको
जेल हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि नासिक षड्यंत्र केस से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो सावरकर जी जुड़े हुए हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, नासिक षड्यंत्र मुकदमा से कौन जुड़ा हुआ है, यह इसका ईयर पूछा गया था 1909 में भी, और सावरकर इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए काला पानी इनको हुआ जो, अब काला पानी की सजा के तहत इन्हें कहां भेज दिया गया था, इन्हें अंडमान निकोबार में एक सेलुलर जेल थी, इस सेलुलर जेल में इनको डाल दिया गया, ठीक है। अब हिंसक माध्यमों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के ये समर्थक थे, ये चाहते थे कि भारत को स्वराज मिले, भारत को आज़ादी मिले, लेकिन किन माध्यमों का प्रयोग करके, तो ये हिंसक माध्यमों का सहारा लेते थे, ये हिंसक तरीकों में विश्वास करते थे, ये क्रांति के द्वारा, हिंसा के द्वारा जो है भारत को आज़ादी दिलाने में विश्वास करते थे। हिंसक माध्यमों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के ये समर्थक थे और मैजिनी के विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मैजिनी की जो जीवनी है, उस जीवनी का जो है सावरकर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इन 1911 वीर सावरकर वॉज एक्यूज्ड इन द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909 में हुआ था और इनको इसी केस के संदर्भ में 1911 में जो है सजा भी हुई, एंड सेंटेंसेड टू 50 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इनको 50 साल की जो है सजा होती है, इम्प्रिजनमेंट होता है। अंडर दिस पनिशमेंट ऑफ अ कलापानी ही वॉज सेंट टू द सेलुलर जेल इन अंडमान। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वीर सावरकर को किस जेल में भेजा गया था, तो वीर सावरकर को जो सजा हुई वो अंडमान की सेलुलर जेल में इनको सजा होती है, ठीक है। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थ्रू वायलेंस मीन्स, ठीक है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस के सपोर्टर तो थे, लेकिन किसके थ्रू, वायलेंस मीन्स का यूज करके, वायलेंस के साधनों का यूज करके, ठीक है। एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ मैजनी, और इनके विचारों पर जो इनको इन्फ्लुएंस किया वो आइडिया था मैजनी का, ठीक है। मैजनी के आइडिया से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैजनी का पड़ता है। अब आगे देखिए, सावरकर को हिंदू पुनरुत्थानवाद की विचारधारा का महापुजारी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हिंदू पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात ये करते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें लोकप्रिय रूप में वीर सावरकर के रूप में हम जानते हैं या इनको जाना जाता था, ठीक है। सावरकर ने तिलक को अपना गुरु माना है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, कि सावरकर के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, है ना, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे करके भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में ऑप्शन ऐड हो जाए, तो तिलक को इन्होंने अपना गुरु माना। सावरकर ने लंदन में 5 इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की, ठीक है। आगे चलते हैं। सावरकर हैज बीन कॉल्ड द हाई प्राइस्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म, ठीक है। तो ये हिंदू रिवाइवलिज्म में बहुत ज़्यादा इनका बिलीव था, ये हिंदुज़म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। खास करके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी हिंदुज़म के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर इनके बनते हैं। विनायक दामोदर सावरकर वॉज अ पॉपुलरली नाउन एज अ वीर सावरकर। सावरकर कंसिडर्ड तिलक एज हिज गुरु, इंपॉर्टेंट है ये। सावरकर फाउंडेड द 5 इंडिया सोसाइटी इन लंदन। आगे चल के 1937 में जब ये जेल से निकलते हैं, इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद वे लोकमान्य तिलक द्वारा जो बनाया गया पार्टी था, क्या पार्टी लोकमान्य तिलक के द्वारा बनाया गया था, तो लोकमान्य तिलक के द्वारा लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी बनाई गई। तो जेल से जब सावरकर निकलते हैं तो लोकमान्य तिलक के द्वारा स्वराज पार्टी को ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। जेल से रिहा होने के बाद लोकमान्य तिलक द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी को ये ज्वाइन करते हैं और जल्द ही ये हिंदू महासभा के सदस्य और इसके अध्यक्ष भी बन जाते हैं, ठीक है। तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1937 से 1943 तक वे सावरकर जो हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स जो हैं एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो याद रखना है आपको। जो पॉइंट्स फैक्चुअल डेटाज हैं उनको भी और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आपको समझते हुए
चलना है, ठीक है। He was released from jail in 1937. After the being released from jail, he joined the Democratic Swaraj Party formed by Lokmanya Tilak, but soon become a member and president of the Hindu महासभा। अब देखिए होता क्या है कि जब ये 1937 में जेल से छूटते हैं, ठीक है, जेल से रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद ये डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी बनाई किसके द्वारा गई थी? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। इस पार्टी को जो है सावरकर ने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के कुछ समय के बाद इनको धीरे धीरे जो है हिंदू महासभा का मेंबर बना दिया गया। फिर हिंदू महासभा के मेंबर के बाद ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा फ्रॉम द 1937 टू 1943। ये 1937 से लेकर 1943 तक जो है हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने रहते हैं। तो कब से कब तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस बना रहेगा हमेशा, ठीक है। चलिए, हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया कि सारी राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदुओं का क्या कर दिया जाए? सैन्यकरण कर दिया जाए। ये कह रहे हैं कि भारत की जितनी भी राजनीति है इसको हिंदूकरण करो, राजनीति में हिंदुत्व को बढ़ाओ और जितने हिंदू हैं इन हिंदुओं को सैन्य कला या सैन्यकरण इनका किया जाना चाहिए। जितने भी हिंदू हैं इनको सेना में भर्ती करो, इनको सैन्य शिक्षा दो, इनको मिलिट्री एजुकेशन दो, ठीक है। सॉरी। अब सावरकर कहते हैं युद्ध कला सीखने के लिए सावरकर ने हिंदुओं से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी फौज में शामिल होने का आह्वान किया तथा कांग्रेस व गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था इसका जो है सावरकर ने विरोध किया, ठीक है। गांधी के समर्थक नहीं थे, खास करके गांधी की अहिंसा का समर्थन इन्होंने नहीं किया, गांधी की अहिंसा का इन्होंने विरोध किया है। क्योंकि सावरकर कहते हैं कि स्वराज के लिए हमें हिंसा की जरूरत है, ठीक है। ये हिंसक साधनों में विश्वास करते हैं, ये मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, ठीक है। इस सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अ हिंदू महासभा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ही गेव द फेमस स्लोगन हिंदुजाइजेशन ऑफ ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदूज। टू लर्न द आर्ट ऑफ वेलफेयर सावरकर कॉल्ड अपॉन हिंदूज to join the British Army during the World War II and oppose the Quit India movement जो 1942 में हुआ of the Congress and गांधी, ठीक है। जो कांग्रेस और गांधी ने मिलकर के क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया उसका जो है इन्होंने विरोध किया सावरकर ने। अब देखते हैं सावरकर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यहाँ पर बुक्स को जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये बुक्स जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है, ये बुक है इनकी जो 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई है। ये यूजीसी नेट में पूछी गई है, यूजीसी नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बुक पब्लिश होती है 1909 के अंदर, ठीक है। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के विद्रोहों को सामंतों या सिपाहियों का विद्रोह नहीं कहा बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, ठीक है। और इन्होंने भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर इस पुस्तक में इतिहास की एक नई व्याख्या भी प्रस्तुत की। इसी पुस्तक में उन्होंने राष्ट्र मुक्ति के लिए क्रांति व हिंसा के समर्थक में लिखा कि इसलिए ब्रुट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघनक न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है। क्योंकि ये सब किसके लिए किया गया था? क्योंकि ये सब जो है राष्ट्र के हित में था, राष्ट्र के लिए किया गया था, ठीक है। ये नेट के पेपर में आया हुआ स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ये किस ईयर में आया है? 2016 या 17 के पेपर में, आई थिंक जो भी आया होगा, मुझे इतना एग्जैक्टली ईयर वाइज नहीं पता है, लेकिन ये इतना पता है कि ये नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो इनकी फेमस बुक है, इस फेमस बुक में ये जो है 1857 की क्रांति के बारे में कहते हैं कि यह क्रांति नहीं बल्कि ये भारत की पहली आज़ादी का संग्राम है। इस बुक को याद रखना है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, जो 1909 में ये बुक पब्लिश होती है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को
यही चीज हिंदी इंग्लिश में है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 जो 1909 में ये पब्लिश होती है। इन दिस बुक सावरकर गेव द न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री by calling the 1857 revolt not a rebellion of the feudal lords and soldiers but the India's first freedom struggle, इसको इन्होंने बोला। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई, जो रेवोल्यूशन हुआ, इसको इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि यह क्या है? इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है। इन द सेम बुक ही रोट in the support of a revolution and violence for a national liberation। अब इसी में इन्होंने, इसी पुस्तक में इन्होंने जो है रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, वायलेंस को भी सपोर्ट किया, और वायलेंस और रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए इन्होंने बोला कि देयरफॉर ब्रूट्स स्वॉर्ड इज सैक्रेड, हेंस शिवाजीज बागनक इज जस्टिफाइड, देयरफॉर beheading Charles first is a justifies act, therefore William Taylor's arrow is divine because all these was done for the nation। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं राष्ट्र के लिए किया गया था, नेशंस के लिए किया गया था, इसीलिए क्या है, ये सब उचित हैं, इसीलिए ये सही है। ठीक है, चलिए, तो पहली बुक हो गई द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इनकी दूसरी बुक है हिंदुत्व हु इज अ हिंदू, जो 1923 में पब्लिश होती है। रत्नागिरी जेल में रहते हुए इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इसमें क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की बजाय इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। ये चीज ध्यान रखना कि सावरकर के राष्ट्रवाद में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया गया है। हिंदुत्व हु इज अ हिंदू रिटन व्हाइल इन रत्नागिरी जेल, इट सपोर्ट्स कल्चरल नेशनलिज्म इंस्टेड ऑफ अ रीजनल नेशनलिज्म। ठीक है, तो रीजनल नेशनलिज्म की बजाय जो है कल्चरल नेशनलिज्म को हु इज अ हिंदू या हिंदुत्व में सपोर्ट किया गया है सावरकर के थ्रू। अब इनकी अगली बुक है, तीसरी नंबर की बुक है हिंदू पद पादशाही, जो 1925 में है। ठीक है, यह पुस्तक शिवाजी की महानता, मराठा शक्ति के उदय और हिंदू राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर मराठा राज व्यवस्था के दौरान स्थापित स्वधर्म व स्वराज के आदर्शों का यह पुस्तक गुणगान करती है। इसमें इतिहास की राष्ट्रवादी व्याख्या का भी वर्णन किया गया है। हिंदू पद पादशाही 1925, दिस बुक ग्लोरीफाई द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजी, द राइज ऑफ अ मराठा पावर and the idols of a Swadharma and a Swaraj, established during the Maratha polity, keeping in the view Hindu nationalism. It is the nationalistic interpretation of a history. Next इनकी बुक है The Story of My Transportation for a Life। ठीक है, The Story of My Transportation for a Life। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है? इस पुस्तक में इन्होंने अंडमान के जो सेलुलर जेल में इनको सजा हुई थी, तो सेलुलर जेल में रहते हुए इन्होंने अपने दिनों का कैसे व्यतीत किया, अपने दिन कैसे इन्होंने काटे, है ना, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है। द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ लाइफ, जो 1950 में आई। इट डिस्क्राइब्स द डेज स्पेंट इन द सेलुलर जेल ऑफ अ अंडमान। ठीक है, फिर इनकी अगली जो बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनसाइड द एनिमी। ठीक है, इनसाइड द एनिमी, ये सावरकर की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, कह सकते हैं, ये उनकी बायोग्राफी से जुड़ी हुई पुस्तक है। इनसाइड द एनिमी कैंप, दिस इज रिलेटेड टू द बायोग्राफी ऑफ अ सावरकर। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, चीजों को अच्छे तरीके से समझना है, चीजों को रटने का प्रयास ना करें, बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो चीजें अपने आप याद हो पाएंगी। ठीक है, छठी नंबर इनकी पुस्तक है भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने 6 भारतीय राज्यों, जिसमें मौर्य, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, मालवा का यशोधर्मा और मराठा व स्वतंत्रता के बाद के भारत का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो इन्होंने 6 राज्यों का वर्णन किया है इसमें, मौर्य, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, मालवा का यशोधर्मा 4, मराठा साम्राज्य 5वां हो गया, और छठा जो है स्वतंत्रता के बाद भारत, यानी कि 6 राज्यों का इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ जो है। ठीक है, 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ अ इंडियन हिस्ट्री। दिस बुक डिस्क्राइब्स 6 इंडियन स्टेट्स, मौर्य, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य एंड यशोधर्मा ऑफ मालवा,
मराठा साम्राज्य एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इतनी चीजें आपको बिल्कुल कट टू कट क्लियर होनी चाहिए। इसमें अगर कोई डाउट हो आपको प्लीज कमेंट के थ्रू आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं सावरकर का हिंदुत्व व हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के ऊपर क्या विचार हैं। इन्होंने हिंदुत्व व हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का बहुत ही जोरदार तरीके से समर्थन किया है। समर्थन ही नहीं बल्कि ये तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थक थे और ये मानते हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग, चाहे वो सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक फैले हुए संपूर्ण भारतवर्ष को, जो भी व्यक्ति इस भारतवर्ष को अपनी पुण्य भूमि मानता है, अपनी पितृभूमि मानता है, अपने फादरलैंड एंड होली लैंड जो मानता है, वही व्यक्ति क्या है, हिंदू है और कोई हिंदू इसमें नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व एंड हिंदू नेशन, इसके बारे में देखते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के बारे में जो सावरकर के क्या विचार हैं। सावरकर की 1923 में प्रकाशित एक पुस्तक हुई, इस पुस्तक का नाम है हिंदुत्व। ठीक है, हिंदुत्व इनकी बुक जो है 1923 में प्रकाशित होती है। हिंदुत्व जो है आधुनिक हिंदू राजनीतिक विचारधारा की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक पुस्तक इनकी मानी जाती है। यानी हिंदुत्व के ऊपर जितनी भी पुस्तकें आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में लिखी गई हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में जितनी भी पुस्तकें हिंदुत्व के ऊपर लिखी गई हैं, सबसे फेमस बुक जो है वो सावरकर की बुक है, जो 1923 में लिखी गई पुस्तक है, ये सॉरी पब्लिश होती है। ठीक है, चलिए अब इसी पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है। हिंदुत्व की पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि व पुण्यभूमि मानता है, वही हिंदू है। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू के बारे में बता दिया कि हिंदू कौन है। हिंदू वह है जो सिंधु नदी से लेकर के, ठीक है, संपूर्ण भारतवर्ष तक या समुद्र तक, सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष को जो अपनी पितृभूमि मानता है, अपनी पुण्य भूमि मानता है, वही व्यक्ति हिंदू है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं है। जो इस चीज को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। जो सिंधु नदी से समुद्र तक की संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानेगा, वही हिंदू कहलाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ हिंदुत्व एंड अ हिंदू नेशंस। सावरकर्स वर्क हिंदुत्व पब्लिश्ड इन 1923 इज अ फेमस बुक ऑन अ मॉडर्न हिंदू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इनकी जो हिंदुत्व की बुक है वो 1923 में पब्लिश होती है, जो कि बहुत ही फेमस है। खास करके जो मॉडर्न हिंदू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उन सारी पुस्तकों में हिंदुत्व को सबसे ज्यादा प्रमोशन, ये सबसे ज्यादा फेमस मिला हुआ है। और इसी पुस्तक में हिंदुत्व में ही क्या बोलते हैं, इन दिस बुक ही हैज रिटन, ये लिखते हैं कि अ हिंदू इज अ वन हु कंसीडर द एंटायर इंडिया फ्रॉम द इंडस रिवर टू द सी एज हिज फादरलैंड एंड होली लैंड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हिंदू वही व्यक्ति होगा, उसी व्यक्ति को कंसीडर किया जाएगा जो एंटायर इंडिया को, जो संपूर्ण भारत को क्या मानता है, कहां से लेकर कहां तक, इंडस रिवर से लेकर यानी सिंधु नदी से लेकर के पूरे समुद्र तक, जो इस एरिया को अपना फादरलैंड माने और उसको होली लैंड माने, वही व्यक्ति हिंदू कहलाएगा, अदरवाइज कोई हिंदू नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सावरकर के अनुसार हिंदुओं की तरह जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी आदि हिंदू राष्ट्र के अंग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ही उनकी पितृभूमि व पुण्यभूमि है। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, यहां से बन नहीं सकता, यहां से चांस है कि 100% क्वेश्चन बनेगा कि सावरकर के अनुसार सावरकर ने किन किन जाति के लोगों को या किन किन धर्म के लोगों को हिंदुत्व में शामिल किया है, हिंदू माना है। तो इन्होंने जैन को हिंदू माना है, बौद्ध लोगों को हिंदू माना है, सिखों को भी हिंदू इन्होंने माना है, साथ के साथ जो आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं, इनको इन्होंने हिंदुत्व में रखा है। ठीक है, कहते हैं कि ये लोग क्या हैं, जैन, बौद्ध, सिख और आर्य समाज के लोग ये हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान उनकी क्या है, पितृभूमि और पुण्यभूमि है। ठीक है, दूसरी तरफ ये कहते हैं मुसलमान जो हैं, ईसाई जो हैं, हिंदू राष्ट्र के वास्तविक अधिकारी ये नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सावरकर के अनुसार हिंदुत्व में या हिंदू में या हिंदू राष्ट्र में कौन नहीं आता, तो मुसलमान और ईसाई को इन्होंने शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि सावरकर कहते हैं कि मुसलमान और ईसाई यानी कि वे केवल अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ठीक है, मुसलमान और ईसाई को इन्होंने क्या माना, सावरकर ने
अल्पसंख्यक समुदाय माना है। क्यों माना? क्योंकि इनकी पितृभूमि तो भारत हो सकता है, पर इनकी पुण्य भूमि कहां पर है? पुण्य भूमि इनकी अरब में है या अन्य स्थलों पर है। सावरकर ने कहा कि जिस व्यक्ति की पितृभूमि प्लस पुण्य भूमि दोनों भारत में होगी, जो व्यक्ति भारत भूमि को अपना पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, वही व्यक्ति जो है हिंदू कहलाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब मुसलमान और ईसाई जो है हिंदू में इंक्लूड इन्होंने नहीं किया, क्योंकि सावरकर कहते हैं कि मुसलमान और ईसाई ये भारत को अपनी पितृभूमि तो मान लेते हैं, लेकिन पुण्य भूमि ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुण्य भूमि इनकी कहां पर है? अरब में। इनका उदय कहां पर होता है? इनका जन्म या इनका जो पुण्य स्थली है वो कहां पे है? अरब में है। चाहे वो मक्का मदीना के संदर्भ में ले लीजिए, चाहे जिस संदर्भ में आप समझ सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सावरकर, लाइक Hindus, Jain, Buddhist, Sikhs and Arya Samajik etc. are part of the Hindu nation because Hindustan is their fatherland and a holy land. देखिए, कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व के लिए उन्हें दो चीज बताया, एक तो फादरलैंड होना जरूरी है, अगर आप फादरलैंड मानते हैं इसको, प्लस फादरलैंड के साथ साथ आप हिंदुस्तान को आप होली लैंड भी मानते हो। ठीक है, तब जाकर आप हिंदुत्व की भावना से जुड़ेंगे, तब आपको हिंदू इंक्लूड किया जाएगा। मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस आर नॉट द रियल ऑनर ऑफ अ हिंदू नेशन। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दे आर ओनली माइनॉरिटी। अब ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियन और मुस्लिम क्या हैं? केवल माइनॉरिटीज हैं। क्यों? क्योंकि फादरलैंड, बिकॉज देयर फादरलैंड मे बी इंडिया बट होली लैंड इज द अरेबिया एंड अदर प्लेसेस। अब यहां पर सावरकर की मान्यता थी कि हिंदुस्तान में हिंदू ही एक राष्ट्र है, बाकी यहां रहने वाले शेष लोग समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक हैं। सावरकर कहते हैं, सावरकर हिंदुत्व तथा हिंदू राष्ट्रवाद की धारणाओं के मुख्य प्रतिपादक या व्याख्याकार माने जाते थे। सावरकर ने आरएसएस को, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, इन्होंने आरएसएस को क्या बताया? डरपोक संगठन कहा। जबकि आरएसएस जो है हिंदू राज्य का समर्थन करती है, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती है, लेकिन फिर भी सावरकर ने आरएसएस को क्या माना? डरपोक संगठन कहा। चलिए, सावरकर बिलीव्ड दैट हिंदू आर द ओनली नेशन इन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर आर कम्युनिटीज विच आर इन द माइनॉरिटी। अब यहां पर सावरकर बताने का प्रयास करते हैं कि जो हिंदूज हैं, है ना, हिंदुस्तान में ओनली हिंदू ही रहते हैं, बाकी अदर को छोड़कर, हिंदू को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं? यहां पर माइनॉरिटीज हैं। अब हिंदू में इन्होंने किसको शामिल किया? सिख को शामिल किया और बौद्ध को शामिल किया और जैनिज्म को शामिल किया इन्होंने, प्लस इन्होंने आर्यंस को शामिल किया। ठीक है, इतने लोगों को इन्होंने हिंदुज्म में शामिल किया। इसके अलावा बाकी समुदाय क्या हैं? माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं। सावरकर वॉज अ मेन प्रोपोनेंट एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व एंड हिंदू नेशनलिज्म। तो इनको मेन इंटरप्रेटर माना जाता है हिंदू और हिंदुत्व के लिए, खास करके हिंदू नेशनलिज्म के लिए। सावरकर कॉल्ड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अ कावर्ड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। सावरकर एक हिंदू राज्य की स्थापना के समर्थक थे। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया गया। हिंदू का आशय क्या है? यहां पर ये होना चाहिए, सावरकर हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, ऐसा ये कर दिए राष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे हिंदू स्टेट ही होगा, राष्ट्र का भी। ठीक है, यहाँ पे सब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सावरकर एक हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, आरएसएस एक हिंदू राज्य का समर्थन करता है कि इसको एक हिंदू देश बनाएंगे। ठीक है, चलिए, हिंदू का आशय केवल धर्म परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। ऐसा सावरकर कहते हैं कि हिंदू केवल धर्म नहीं है, बल्कि परंपरा नहीं है, बल्कि क्या है? ये एक राष्ट्रीयता है,
एक प्रजातीयता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सावरकर ने हिंदूवाद की बजाय किस शब्द का प्रयोग किया, तो हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता प्रदान की है। देखिए आप इसके लिए मैंने, या तो आप विकिपीडिया फॉलो कर लीजिए, या फिर आप BL फड़िया, पुखराज जैन, ठीक है, इनकी बुक्स आती हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इंडियन थिंकर्स पर रुचि त्यागी वगैरह की बुक्स आती हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ के साथ ओपी गाबा की जो बेस्ट बुक है, मैंने इसको इग्नू के भी कंटेंट्स इनमें कुछ ऐड किए हैं, तो इग्नू के कंटेंट्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किसी बुक्स को अवॉइड कर दो, लेकिन आप इग्नू के कंटेंट को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। इग्नू के कंटेंट को आप जरूर पढ़ें, इग्नू की PDF आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें, वहां से आप चीजों को पढ़ें अच्छे तरीके से, आपका लगभग 90% चीजें वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। सावरकर was a supporter of the establishment of a Hindu state, while राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ supported the Hindu nation। यहां पे नेशन होना चाहिए था, यहां पर स्टेट कर लीजिए, ठीक है। हिंदू मीन्स नॉट अ जस्ट रिलीजन और ट्रेडिशन, बट हिंदू का मीन्स क्या है, एक रेस है, एक नेशनलिटी है, ऐसा सावरकर कहते हैं। सावरकर प्रिफर्ड द टर्म ऑफ हिंदुत्व इंस्टेड ऑफ अ हिंदुज्म। अब हिंदुज्म की बजाय ये हिंदुत्व टर्म्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है, हिंदुत्व टर्म्स को ये प्रेफर करते हैं बजाय किसके, हिंदुत्व के, या इंस्टेड ऑफ अ हिंदुत्व, सॉरी हिंदुज्म। चलिए आगे देखते हैं। सावरकर के हिंदुत्व अथवा हिंदू होने के 3 आधारभूत तत्व हैं। सावरकर कहते हैं कि वही व्यक्ति हिंदू होगा जिसके जो 3 आधारभूत तत्वों में विश्वास करता होगा, या जिसके अंदर 3 बेसिक एलिमेंट्स पाए जाएंगे, वही हिंदू या हिंदुत्व की भावना उसके अंदर पाई जाएगी। पहला इन्होंने बताया कि राष्ट्र अथवा प्रादेशिक एकता होनी चाहिए, यानी एक भूमि होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरा, जाति अथवा रक्त संबंध से आप जुड़े हुए हो। तीसरा, आप साझी संस्कृति का प्रयोग करते हो, तभी आप हिंदुत्व की कैटेगरी में आएंगे। तो ये 3 चीजें आपके लिए, नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला देखते हैं, राष्ट्र अथवा प्रादेशिक एकता यानी भूमि क्या है हिंदू होने के आधारभूत तत्व में कैसे है। हिंदू वह है जिसके मन में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक और हिमालय से कन्याकुमारी तक के समस्त भौगोलिक प्रदेश के प्रति प्रेम हो, अनुराग हो, वही क्या है, हिंदू है, ठीक है। यानी जो अपने प्रादेशिक एकता, अपनी भूमि के प्रति प्रेम, सहानुभूति, अनुराग, दया, करुणा, ये सब चीजें रखता हो, वही हिंदू है, ठीक है। खास करके सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के बीच में और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच में, इस भूमि के बीच में जो इस भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, वही क्या है, वही हिंदू है। दूसरा कहते हैं ये जाति अथवा रक्त संबंध कैसे हिंदुत्व को बढ़ावा देता है। हिंदू वह है जिसकी धमनियों में उन लोगों का रक्त बहता है जिनका मूल स्रोत वैदिक या सप्त संधव प्रदेश है, अर्थात जिनकी पितृभूमि हिंदुस्तान है, यानी जो जिनके माता पिता हिंदुस्तान में जन्म लिए और उनका भी जन्म जो है हिंदुस्तान में होता है, और साथ के साथ उनके धमनियों में जो है, उनके शरीर में जो है हिंदू का रक्त बह रहा है, ठीक है। तीसरा, संस्कृति कहते हैं, संस्कृति से कैसे व्यक्ति हिंदुत्व बनता है। जिस व्यक्ति को हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति पर गर्व है, वह हिंदू है। सावरकर के अनुसार हिंदू सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, सामान्य भाषा, सामान्य देश और सामान्य धर्म के द्वारा परस्पर आबद्ध होने के कारण एक राष्ट्र है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों बना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर एक सामान्य संस्कृति है, सामान्य इतिहास है, इसका सामान्य भाषा का प्रयोग होता है, एक सामान्य देश है और सामान्य धर्म के द्वारा यहाँ पर लोग आपस में आबद्ध हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, जिसके कारण भारत क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है या एक हिंदू देश, ठीक है। तो अब ये चीज आपको याद रखना है कि हिंदुत्व के 3 आधारभूत तत्व इन्होंने क्या क्या बताया। तो राष्ट्र अथवा प्रादेशिक एकता, जाति अथवा रक्त संबंध, तीसरा संस्कृति, ठीक है। 3 चीजों को इन्होंने माना कि जिसके अंदर ये 3 भावनाएं एक साथ जुड़ेंगी, वही क्या है, हिंदुत्व की भावना से ये हिंदू कहलाएगा। ये नेट के पेपर में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसको आप अपने नोट्स में जरूर पॉइंट्स में ऐड करें,
ये जैसे भी आपको समझना है आप उन चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करते चलें। फिर आप बाद में यही कमेंट करते हैं, सर आपने पढ़ाया था वो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, है ना, और मैंने पढ़ा नहीं था ध्यान से, गलती मुझसे हो गई, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में आपने जो पढ़ाया था वो आया था। तो पढ़ाया किताब में लिखी तो सारी बातें एग्जाम में आती हैं, लेकिन आपको नहीं याद है तो क्या फायदा उसका। 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ अ सावरकर्स हिंदुत्व और अ बीइंग अ हिंदू। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, सेकंड एलिमेंट्स क्या है एंड थर्ड एलिमेंट्स क्या है। फर्स्ट एलिमेंट है नेशन और टेरिटोरियल यूनिटी यानी कि लैंड। सेकंड एलिमेंट्स हैं कास्ट और अ ब्लड रिलेशन। थर्ड है कल्चर। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, अ हिंदू इज वन हु हैव अ लव फॉर अ एंटायर जियोग्राफिकल रीजन फ्रॉम द हिंदूज टू ब्रह्मपुत्र एंड फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र एंड फ्रॉम हिमालय टू कन्याकुमारी के बीच एंड इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच, जिसके इस ज्योग्राफिकल एंटायर रीजन में जो अपना लव अफेक्शन एक्सप्रेस करता है वही क्या है, हिंदू है। सेकेंड नंबर है कास्ट एंड ब्लड रिलेशन कैसे हिंदुत्व को डिफाइन करता है। अ हिंदू is one who is a veins flow in the blood of those people who origin is the Vedic Sapta Sindhu origin, whose fatherland and Hindustan. ठीक है, थर्ड इज a person who is a proud of a Hindu civilization and a Hindu culture is a Hindu. जो हिंदू सिविलाइजेशन को, जो हिंदू कल्चर्स को फॉलो करता है, अडॉप्ट करता है, वही क्या है, हिंदू है। अकॉर्डिंग टू सावरकर, हिंदूज are a nation because they are bound together by common culture, common history and common languages and common country and the common religion. तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक हिंदू के अंदर कॉमन पाई जाती हैं, इसीलिए क्या है, ये हिंदू राष्ट्र है या हिंदू नेशन है। आगे देखते हैं, 1939 में उन्होंने हिंदू महासभा की अध्यक्षता करते हुए कहा, आइए हम साहसपूर्वक इस अप्रिय सत्य को स्वीकार करें कि भारत में दो राष्ट्र पाए जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सावरकर ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया। स्टार बना लीजिए। ठीक है, इनका बिलीव था टू नेशन थियरी में, टू नेशन थियरी को इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने कहा ये अप्रिय सत्य तो है, ये कड़वा सच तो है, लेकिन हम इस कड़वे सच से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सावरकर जो है हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को शामिल नहीं करते, मुसलमानों को प्लस ईसाइयों को, इन दोनों को ये हिंदू राष्ट्र में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये क्या है, ये अल्पसंख्यक हैं, ये माइनॉरिटीज हैं। ठीक है, और यहां तक कि इन्होंने कहा सावरकर ने कि जो मुस्लिम हैं एंड जो क्रिश्चियंस हैं, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों की जो फादरलैंड है वो इंडिया हो सकती है, लेकिन इनकी जो होली लैंड है, जो इनकी पुण्य भूमि है, वो अरब या अदर वेस्टर्न यूरोप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो है कभी भी हिंदू नहीं बन सकते, कभी भी इन्होंने मुसलमानों को हिंदुज्म में इंक्लूड नहीं किया है। इन 1939 while presiding over the Hindu Mahasabha, he said, let us encourageously accept this unpleasant truth that there are two nations in India, Hindus and Muslims. ठीक है, इन्होंने बताया कि इंडिया में दो नेशंस हैं, एक हिंदू है एंड मुस्लिम्स है। चलिए अब देखते हैं, ये हिंदूवाद की आलोचना भी करते हैं, जहां ये हिंदू का समर्थन करते हैं तो दूसरी तरफ ये हिंदूवाद की आलोचना भी करते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, जो एविल्स थी, इनकी आलोचना की, जो निम्नलिखित हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की आलोचना की, जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, जो छुआछूत की व्यवस्था है, इसकी आलोचना करते हैं। ये कहते हैं दूसरे नंबर, यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते तो मानव के चलने से कैसे रास्ते अपवित्र हो जाएंगे।
अगर कोई दलित व्यक्ति रास्ते से चला गया या किसी दलित व्यक्ति ने बाल्टी को छू लिया या लोटे को छू लिया तो वो अशुद्ध कैसे हो गया बाल्टी लोटा? जब कुत्ते या बिल्ली के चलने से, कुत्ते या बिल्ली जा रहे हैं किसी रास्ते से, वो रास्ता अशुद्ध नहीं होता। तो यदि दलित व्यक्ति उस रास्ते से चला गया तो वो रास्ता कैसे अपवित्र हो सकता है? इसका ये विरोध करते हैं। ये कहते हैं, ये ब्राह्मण तो थे देखिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जनेऊ एवं वेद जो है सबके लिए है। जनेऊ कोई भी धारण कर सकता है, वेद कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। हिंदी राष्ट्र को राष्ट्रभाषा, हिंदी को ये राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन करते हैं। 4 पॉइंट्स इनको आप याद रखना, इसके क्रिटिसिज्म में ये ऐड करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऐड करने का कोई फायदा नहीं, बस जो बुराइयां थी उनको आप एक मोटा मोटा समझ के इंक्लूड कर सकते हैं। द क्रिटिसाइजेस द एविल्स ऑफ ए हिंदुज्म विच आर एज द फॉलोज। क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम। If the roads don't become dirty due to the walking of dogs and cats, then how will they become impure due to the walking of humans? जब dogs and cats जब walking कर रहे हैं उस रास्ते पे तो वो impure नहीं हो रहा, तो human being अगर walking करेंगे तो impure कैसे हो सकता है वो? जनेऊ एंड वेदास आर फॉर एवरीवन। ये कह रहे हैं जनेऊ एंड वेदास जो है वो सबके लिए है, सभी वेदों का स्टडी कर सकते हैं एंड सभी लोग जनेऊ को पहन सकते हैं, ठीक है। सपोर्टेड मेकिंग हिंदी द नेशनल लैंग्वेज। ये जो है हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने में सपोर्ट किया, इन्होंने समर्थन दिया है। अब देखते हैं आगे, इन्होंने कहा है कि हिंदू समाज की 7 बेड़ियां हैं। 7 बेड़ियां कौन कौन सी है? हिंदू समाज की 7 बेड़ियों के बारे में किसने बात की है? तो 7 सैकल्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी की बात जो है वीर सावरकर करते हैं। पहला इन्होंने बताया कि स्पर्शबंदी, यानी सावरकर ने समाज से छुआछूत जैसी अमानवीय कुरीति को काफी हद तक खत्म किया है, ठीक है। ये समाज में अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता का ये विरोध करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि समाज की दूसरी बुराई क्या है? वेदोक्त बंदी, यानी सावरकर ने कहा, सावरकर ने वेदों और कर्मकांडों पर केवल ब्राह्मणों समुदाय का ही हक होने के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने पतित पावन मंदिर के निर्माण के सहारे दलितों को पुजारी बनने की पहल भी की थी। ये कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मणों को ही वेद और कर्मकांड करने का अधिकार नहीं है, केवल ब्राह्मणों को ही मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार नहीं है। मंदिर का पुजारी दलित भी बन सकता है, मंदिर का पुजारी किसी भी वर्ग का व्यक्ति बन सकता है, साथ ही साथ किसी भी वर्ग का व्यक्ति वेदों का अध्ययन कर सकता है, कर्मकांडों का ज्ञाता हो सकता है, साथ के साथ जनेऊ भी धारण कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो 7 बुराइयां थी हिंदू समाज की, उस हिंदू समाज की 7 बुराइयों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। टच बंदी या टच बैन कर सकते हैं इसको। सावरकर हैज लार्जली एलिमिनेटेड द इनह्यूमन्स एविल ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी। सेकेंड है वेदोक्ता बंदी। थर्ड है सावरकर रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द फैक्ट दैट ओनली ब्राह्मण कम्युनिटी हैज अ right over the Vedas and the rituals. He also took the initiative of making Dalits prized by the building Patit Pawan temple. इन्होंने कहा कि जो प्राइस्ट होते हैं मंदिरों में ब्राह्मण ही नहीं हो सकते, बल्कि दलित भी हो सकते हैं एंड अदर कास्ट के लोग भी जो हैं वो प्राइस्ट बन सकते हैं टेम्पल्स में। चलिए आगे देखते हैं। 3rd नंबर, शुद्धि बंदी। शुद्धि बंदी का मतलब है, इन्होंने कहा कि वीर सावरकर का मानना था कि किसी के भी हिंदू धर्म अपनाने पर किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को अपना सकता है, क्योंकि जाति विहीन समाज होने पर वह हिंदू ही बनेगा और इससे हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी। तो ये इसके माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। 4था नंबर है व्यवसाय बंदी। सावरकर का स्पष्ट मत था कि कोई भी हिंदू कोई भी काम करने और चुनने का हक उसे मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक है। अगर व्यक्ति में योग्यता है तो वह किसी भी वर्ण का हो, उसे अपना व्यवसाय या पेशा चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये स्वतंत्रता के सबसे बड़े कह सकते हैं समर्थक अभी माने जा सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं एक तो छुआछूत को बंद किया जाए, ये लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। शुद्धि बंदी में वीर सावरकर बिलीव्ड दैट देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन anyone adopting Hinduism, because if there is a casteless society he will become a Hindu and this will increase the number of a Hinduism. Next है
व्यवसाय बंदी, सावरकर्स क्लियर ओपिनियन was that any Hindu should get the right to do choose any work if a person has the ability, then irrespective of his caste should get the freedom to the choose his profession and occupation। कोई भी हिंदू अपने प्रोफेशंस को, अपने ऑक्यूपेशंस को वो चूज कर सकता है, इसके लिए उसके ऊपर कोई भी ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि सिंधु बंदी, जो कि कुछ जातियों और वर्गों में समुद्र की यात्रा करने या किसी दूसरे देश में जाने की वजह से जाति का नाश होने की रूढ़ी को अपनाया गया था, इस रूढ़ी के ये विरोध थे, लेकिन इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, हिंदू समाज में ऐसा कहा जाता है कि कुछ जातियां जो है समुद्र पार करके नहीं आ सकती, कुछ जातियां जो है दूसरे देश में नहीं आ सकती, ऐसी जो है रूढ़िवादी परंपरा बनी थी। इस सिंधु बंदी परंपरा को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। रोटी बंदी का मतलब है कि दलितों के साथ अन्य पिछड़ी जातियों के साथ भोजन करने को वीर सावरकर जातिगत विषमता को खत्म करने का एक बड़ा लक्ष्य या एक बड़ा कदम मानते हैं कि अगर हम साथ साथ जो है भोजन करें, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों चाहे दलित जाति के लोग हों, सबके साथ अगर मिलकर हम भोजन करें तो जो जातिगत विषमता है समाज में, वो जातिगत विषमता समाप्त हो जाएगी। तो इन्होंने रोटी बंदी, ये छठा नंबर है, इसको भी समाप्त करने का प्रयास किया है। सिंधु बंदी में है सम या सिंधु बैन कर सकते हैं इसको, सम कास्ट एंड क्लासेस हैड adopted the tradition of a losing caste by traveling by sea or going to another country, but he raised his voice against it। 6 है रोटी बंदी। वीर सावरकर considered eating with the Dalits or rather or other backward caste as a big step towards ending the caste inequality। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें अन्य कास्ट के लोगों के साथ भी बैठकर खाना खाना चाहिए, चाहे वो दलित हों चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हों, जिससे कि हम जो सोसाइटी में इनइक्वलिटी है उसको एंड कर सके। 7वें नंबर पर है बेटी बंदी। बेटी बंदी का मतलब है, ये कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जाए। अंतर जाति विवाद को लेकर सावरकर का मानना था कि इन विवाहों का केवल जाति के अलग होने के नाम पर विरोध करना बिल्कुल गलत है, कि एक दलित है, दूसरा ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, ऐसा क्षत्रिय भी दलित के साथ विवाह कर सकता है, दलित भी ब्राह्मण के साथ कर सकता है, ब्राह्मण भी क्षत्रिय के साथ कर सकता है। ऐसे करने से क्या होगा, अंतर जाति विवाह करने से क्या होगा कि जो बेटी बंदी का जो ये प्रथा है, यानी कि एक जाति की बेटी केवल दूसरे जाति में ही बंद होगी, तीसरे जाति में वो नहीं आ सकती। ठीक है, एक जाति की बेटी केवल अपने ही जाति में जा सकती है, दूसरी जाति में वो नहीं आ सकती। तो इस प्रथा को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने में हेल्प की। ठीक है, बेटी बंदी। रिगार्डिंग इंटरकास्ट मैरिजेस, सावरकर बिलीव्ड दैट इज रॉन्ग टू अपोज दिस मैरिजेस ओनली इन द नेम ऑफ द कास्ट सेपरेशंस। तो ये चीजें सावरकर के बारे में आपको इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, और साथ के साथ कमेंट जब आप करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी नए सब्सक्राइबर आए हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट किया था। उन कमेंट्स को पढ़ के थोड़ा सा एक मोटिवेशन फील होता है, ये मन करता है यार कैसे भी टाइम निकाल के 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, कैसे भी हम कंटेंट को बनाएं, और कंटेंट को बनाकर आप लोगों के लिए जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं आपको लोगों के लिए, चाहे वो 2 दिन में या 3 दिन में, जैसा भी मुझे जरा सा भी टाइम लगता है तो मैं तुरंत आपके लिए वीडियो लेके हाजिर हो जाता हूं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे भी मोटिवेट करते रहें। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाता रहूं, आप लोग सीन ना करें, उसे देखें ना, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, और डिमोटिवेशन होने के बाद फिर तो मन ही नहीं करता कि यार वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इतना टाइम, इतना मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग अगर फ्री का कंटेंट नहीं देखना चाहते तो फिर वही बात होती है कि कंटेंट तो बना दिया जाएगा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे महीने 2 महीने में 2-4 कंटेंट को अपलोड कर दिया जाए, तो उससे आपका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर है आप लोगों के लिए भी कि थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करें, कंटेंट को देखें, कंटेंट को देखने के साथ साथ और लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 5,000 6,000 दूसरी कोचिंग में जाकर पैसा इन्वेस्ट करें या पैसा अपना वेस्ट करें, जैसा भी उनको लगे, है ना, उस चीज़ से वो बच सकें और अपने दूसरे वर्क में, अपने दूसरे टास्क में उन पैसों को वो लगा सकें। ठीक है, अपने माँ बाप के ऊपर वो बोझ ना डालें ज़्यादा। इसलिए मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़कर अपना बेनिफिट्स लें
और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।